चलो तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है क्या। जब बच्चों में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है भाई? कानून का रूल चलेगा, लोगों का रूल नहीं चलेगा। तो अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके देश में लोगों के नियम चलते हैं, कानून जैसा कुछ है ही नहीं। जो उनको लगता है सही वो चलता है, जो गलत वो नहीं चलता। हो सकता है किसी के लिए कुछ गलत हो बट रियलिटी में वो एज पर पब्लिक पॉलिसी सही हो, वो उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है कि भाई ये रूल ऑफ लॉ, जो कानून बोलता है वो माना जाएगा, आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, वो खंबे से आपके घर तार दौड़ाएंगे। आपने घर है, इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है, हम खुद ही कटिया मार लेते हैं। तो रूल ऑफ लॉ ये गलत चीज है, काम आपने वही किया बट तरीका गलत था। इज दैट क्लियर? तो इट इज लीगल, आपको उसी खंबे से बिजली मिलेगी, बट जो तरीका था वो फेयर एंड रीजनेबल नहीं था। तो इसी के फर्दर ब्रॉड क्लासिफिकेशन में तीन बातों का जिक्र हम कर रहे थे बच्चों। रूल ऑफ लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग, सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम लैटिन भाषा में बोलते हैं व्हाट? जस्ट नेचुरल। ये मत सोचिएगा सर मतलब उस जमाने में व्हाट्सएप चलता था सर, व्हाट्सएप में ऐसी जेनजी लैंग्वेज लिखी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये दो बातें बोलता है कि अगर आप जज हैं और आपने कुछ गड़बड़ी की है तो आप भाई केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, या आपने कुछ गड़बड़ी की है तो आप जज नहीं बन सकते हैं। तो कहने का मतलब जो जजमेंट दे रहा है, जो कोर्ट में केस सुन रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए, एंड दोनों पार्टीज को बराबर मौका दिया जाए सुनने का। तो आपने मेरे कॉपीराइट को यूज करते हुए एक डुप्लीकेट बुक छाप डाली, मैंने आपके ऊपर केस कर दिया कि भाई आप मेरा नुकसान कर रहे हो, आपको कोर्ट में बुलाया गया, आप कोर्ट में नहीं आए, मेरे जज ने बोला कि भाई वो पार्टी नहीं आई है क्योंकि उसने गलत किया, उसको पता है सजा मिलेगी। तो जज साहब कहेंगे ठीक है, हम एक मौका उस पार्टी को और देंगे। अगली तारीख 2 महीने बाद की मिल गई, आप फिर नहीं आए। जज साहब ने मेरे फेवर में, मेरे वकील के कहने पे ही डिसीजन दिलवा दिया, मतलब वकील डोमिनेट नहीं कर रहा जज को। जज ने कहा ठीक है भाई सामने पार्टी नहीं आ रही है, तो आपका नुकसान कितना हुआ? मैंने कहा जज साहब मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो जज साहब एक जजमेंट पास करेंगे जहां पे पुलिस को बोलेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए, बिकवा के मेरे को 2 करोड़ दिया जाए। और आपके एब्सेंस में, आपको सुना तो जा नहीं सकता था, तो मेरे को उन्होंने सुना, आप नहीं आए तो मतलब आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं आप उसको मान रहे हो। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी जजमेंट। व्हाट? एक्स पार्टी केस डिसाइड हो गया। एक्स पार्टी मतलब एक्सक्लूडिंग द पार्टी हु वाज सपोज्ड टू कम बट दे डिडंट टर्न अप, केस का डिसीजन आ चुका है। वो जनरली एक डेट के बाद दूसरी तो मिलती ही मिलती है। अब जल्दी होता भी नहीं है, जज भी बोलता है भाई तबीयत खराब है वगैरह वगैरह सब चलता रहता है। बट ये जो जब्त वगैरह की बात आती है ये तभी आती है जब बार बार बुलाने पे भी कोई अपियरेंस है ही नहीं। सो नेमो जुडिक्स इन कर्जुआ, समझ में आ गया? तो आप इसको यहां से समझ सकते हैं कि बड़ा कैजुअल तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती। तो मोहल्ले में आपकी लड़ाई हो गई एक बच्चे के साथ, ना आपके पापा मम्मी बैठेंगे डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, ना उसके बैठेगा कोई तीसरा पर्सन जिसका कोई भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो किसी भी बच्चे में नहीं, तभी फेयर जजमेंट हो पाएगा। तो ये समझ में आ गया? रूल अगेंस्ट बायस, नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस नहीं, कॉज केस अलग होता है। इसका तो मतलब ये हो गया जज साहब गोली मार के चलाए किसी को, हाँ अब मैं जज हूं, मैं सुनवाई करूंगा। सामने वाला कह रहा था बंदूक चला के देखो गोली कैसे लगती है, हमने चला दी। नो मैन शैल बी द जज इन हिज ओन कॉज, कहने का मतलब आप जब भी कोई जजमेंट दें, आप जब भी लोगों की बातें सुने, वो एविडेंस के बेसिस पे होनी चाहिए। ये नहीं कि मुकेश अंबानी की जान पहचान है, जज भी मराठी था तो उनके फेवर में केस सुना दिया, मेरे अगेंस्ट में सुना दिया। एंड दोनों पार्टीज को सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो लैटिन्स होते हैं इनको जरूर याद करना है आपको। ऑडी अल्ट्रा पैटर्न समझना क्या? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का अपना लेक्चर। फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज रूल अगेंस्ट बाइस, जो आपको लेफ्ट साइड में लिखा हो मेरा। और सेकंड आज पढ़ेंगे ऑडी अल्ट्रा पार्टम, दूसरी पार्टी को भी सुनने का बराबर से मौका दिया जाएगा। मैंने टाइम स्कूल में आपने देखा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर बोला था, दो बच्चे लड़ लिए क्लास में, टीचर के सामने जाते हैं। इफ इट्स अ गर्ल स्टूडेंट हो सकता है लेडी टीचर उसका फेवर कर दे, इफ इट इज अ बॉय स्टूडेंट हो सकता है जेंट्स टीचर
बोले कि भाई लड़की की तरफ से बात कर लो, नहीं तो एलिगेशन लग गया, पता लगा सब निपट गए। तो लड़की की तरफ पड़ना ज्यादा भारी था और लड़का बेचारा निपट गया। वो अपना माथा पीट लेगा, मेरी तो गलती हो गई कि मैं लड़के की तरफ पैदा हो गया इस धरती पे। समझ में आ गया? तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, तो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रूल नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, केस नहीं। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, बट नजर आए कि हाँ जस्टिस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फैक्ट्री, यहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं ढेर सारे, और इस फैक्ट्री में जितने वर्कर्स हैं, एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, एज पर वेरियस इंडस्ट्रियल लॉज, एज पर अदर लेबर लॉज ऑफ द कंट्री, अगर 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो भाई इनका इंश्योरेंस होना जरूरी है। और आप वर्कर्स को किसी खतरनाक मशीन पे काम करवा रहे हैं और आपने कोई सेफ्टी गाइडलाइंस या सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनको बताया नहीं, और उसमें से एक वर्कर का तो हाथ कट गया और वो आपकी फैक्ट्री में काम करने के लायक नहीं है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। वो कोई और काम कर सकता है, बस आपकी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? बट अगर ऐसा कुछ हो गया, दोनों हाथ टूट गए, एक हाथ एक पैर टूट गया, वो कोई भी काम बेचारा नहीं कर सकता। सिर्फ वो खा सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकता है, सांस ले सकता है, काम कर ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट। व्हाट? टोटल डिसेबलमेंट। इसकी फैमिली कह रही है भाई 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए हमको, ताकि हम इस पैसे को 6% पर एनम के रेट पे कहीं पे इन्वेस्ट करें और हमारी कुछ मंथली इनकम स्कीम जैसी बन जाए। तो 1 करोड़ का 6% होता है 6 लाख। 12 से उसको डिवाइड कर दीजिए, पर मंथ कितना हो गया? 50,000। और वर्कर को अभी सैलरी मिल रही थी 30,000 पर मंथ। तो वर्कर अपने वकील से कहेगा देखो ये मेरे को डोमिनेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर होगा उसका वकील कोर्ट में क्या बोलेगा कि भाई नौकर की तनख्वाह 30,000 थी, तो हम इसको 50 लाख रुपए दे देते हैं ताकि ये कहीं जमा करके हर महीने 30,000 की व्यवस्था कर ले। जिस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ उसका वकील क्या बोलेगा? जज साहब 30,000 आज मिल रहा है ना, कल को नौकरी रहती तो सैलरी तो बढ़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महंगाई बढ़ रही है, तो भाई कम से कम इतना पैसा तो मिले कि महंगाई को सो कॉल्ड कवर अप कर पाऊं। जज साहब कहेंगे हाँ बात तो ठीक है। तो जज साहब बोलेंगे भाई ये बात तो देखिए ठीक बोल रहे हैं, आप आज की सैलरी की बात कर रहे हो और ये लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। तो भाई जो भी डिसीजन हुआ, जज साहब की जान पहचान वाला था, फैक्ट्री का मालिक दोस्त था, उसने ये डिसीजन दे दिया। जस्टिस तो हुआ, बट क्या जस्टिस सही में लग रहा है कि हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। घर में 2 भाई हैं, 3 साल का दोनों में गैप है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक की उम्र है 14 साल, एक की उम्र है लेटर से 11 साल। दोनों लड़ लिए, पापा ने इसको 6 झापड़ मार दिए और इसको बट डांट के भगा दिया। ये बड़ा वाला क्या सोचेगा, तू सो रात में ना, तेरी गर्दन काट दी तो बताना। क्यों? जस्टिस नहीं हुआ है। समझ में आ गया? जस्टिस नहीं हुआ। इसको मम्मी ने 9 कंटाप मार दी, तो अब इसके साथ जस्टिस ने इसको 3 और पढ़नी चाहिए, बट पापा का 6 झापड़ मम्मी की 9 कंटाप के बराबर होता है, 1.5 का रेशियो है। पापा का 1 थप्पड़ मम्मी की 1.5 थप्पड़ के बराबर है। जस्टिस इज डन एंड इट इज सीन ऑल्सो। यहां पे जस्टिस तो हुआ, 30,000 रुपए मिल जाए, इसके लिए जज साहब ने बोला ऐसा है तुम 60 लाख रुपए मुआवजा दे दो, 60 लाख को तुम 6% पर एनम पे इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें साल का 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लगभग 30,000 रुपए महीना मिल जाएगा। तो जज साहब ने तो जस्टिस कर दिया, बट क्या जस्टिस हुआ? जस्टिस नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? बड़े भाई की बर्थडे पार्टी थी, ताज में करवाई गई है। छोटे भाई को बोला गया है चोरी टॉफी बांट लो स्कूल में, बस हो गया तुम्हारा बर्थडे। जस्टिस है ये जस्टिस नहीं है, सौतेला व्यवहार हो गया। तो जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन बट सीन ऑल्सो का मतलब बायस फ्री होना चाहिए। क्या ये बच्चों बायस फ्री नजर आ रहा है आपको? ये बायस फ्री कहीं से भी नहीं है। मैंने ओला वाले से कहा भाई मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दोगे? कह रहा हाँ छोड़ देंगे। कितना लोगे? सर ऐप पे 150 है, आप मेरे को 120 दे दीजिएगा, ऐसी सेटिंग कर लेते हैं। रास्ते में 30 रुपए में एक और सवारी बैठा लिया। क्या ये जस्टिस था? नो। कह रहा आपको क्या तकलीफ है, हमने आगे बैठाया है। मैंने कहा मेरी प्राइवेसी हट हो रही है। इज दैट क्लियर? मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब फिर ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया। व्हाट आई कैन डू? भाई तुमने मेरे को अकेले बैठाने को बोला था 120 में, 30 तुमने वहां से कमा लिया, तो मैं कितना दूंगा? मैं सिर्फ 90 ही दूंगा तुमको, मैं उससे ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ओके, तो ये शब्द समझ में आ गया?
नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन कॉज। मतलब आपने अगर कोई गलती की है तो आपको इतना पीनल एक्शन झेलना पड़ेगा जिससे आपका ज्यादा नुकसान ना हो और सामने वाले को इक्विवेलेंट बेनिफिट मिल जाए। तो ओन कॉज का मतलब आप अपने फायदे के लिए कोई जजमेंट नहीं ले सकते। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अभी मैं गौतम अडानी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो आता है ना रजत शर्मा जी का आपकी अदालत, देखा अगर, ये अच्छा शो होता है। तो वहां पे रजत शर्मा जी ने बोला गौतम अडानी जी से, भाई सुनते हैं कि मोदी जी ने आपको 2 रुपए स्क्वायर फीट पे एक जमीन दी है। तो गौतम अडानी ने बोला 2 रुपए स्क्वायर फीट, आप मजाक की बात करें, 2 रुपए में जमीन मिलेगी? हमको दलदल मिला है क्या? दलदल। हमने 100 करोड़ रुपए खर्च करके वहां मिट्टी डलवाई है, तब जाके जमीन का लेवल आया, उसके ऊपर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये तो कोई देखता ही नहीं है। ये 2 रुपए स्क्वायर फीट सरकार को 2 करोड़ रुपए टोकन मनी दिया है। समझ में आ गया? और उन्होंने बताया गौतम अडानी जी ने, आप सरकार के पास जाइए प्रोजेक्ट लेके, सरकार आपको भी 2 रुपए स्क्वायर फीट पे जमीन दे देगी। बट वो जमीन होती कैसी है? वहां 100 करोड़ आपको लगाना पड़ता है पहले, तब 50 साल के किराए पे आपको जमीन मिलती है। तो क्या गवर्नमेंट बायस्ड थी गौतम अडानी साहब की तरफ? नो। बट वो लोग बकवास भोंकते हैं जिनको लगता है कि सरकार अडानी अंबानी को काफी फेवर पहुंचा रही है। भाई वो भी तो देश को फेवर पहुंचा रहे हैं। तो अगर सरकार ने कोई रूल बनाया, गौतम अडानी साहब ने कहा मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मैं इंडिया को सोलर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू 24 घंटे बिजली सप्लाई करवाना चाहता हूं, और मोदी जी ने कहा ठीक है भैया रूल बना लो, कानून बनवा देते हैं, ताकि लोग ये ना बोले कि मैंने भाई भतीजावाद किया है। तो लोग उल्टा मतलब क्या निकालते हैं? अनवांटेड फेवर्स दिए जा रहे हैं। आप 5,000 करोड़ लेके जाइए, कानून है भाई, आपको भी वो ऑफर मिल जाएगा। कोई इसमें भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म की बात हो ही नहीं रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई। तो अभी आपने देखा होगा ममता आंटी ने क्या क्या काम किया। आपसे ममता आंटी कौन है सर? अरे ममता बनर्जी जी, वो इंडिया में लेडी हैं। मेरी मम्मी भी इंडिया में लेडी हैं। प्लेक्स सबने पढ़ी है, ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो भाई मेरी मम्मी और ममता बनर्जी सिस्टर हो गई, मौसी आंटी ही तो लगी। वो जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में केस हुआ, वहां के प्रिंसिपल को भगा दिया दूसरे स्टेट। क्यों? और हड़का अलग रही है। अभी मैं गूगल पे ब्लॉग पढ़ रहा था कि अगर बंगाल में कुछ गड़बड़ी की, उन्होंने वो बंद बंद करने का कुछ अभी किया ना बीजेपी वालों ने, तो यूपी बिहार दिल्ली सब जल जाएगा। मतलब आप अगर मेरे ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो मैं दूसरे स्टेट्स में जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां पे भी इस तरह की इनह्यूमन इलीगल एक्टिविटीज करवाऊंगी। तो अब यहां पे अगर जज साहब को डर है कि मैंने अगर सही हियरिंग की विदाउट एनी बायस, और मैंने सही आदमी को पकड़ लिया कि वो सो कॉल्ड बॉडी पार्ट्स बेचा करते थे, एक किडनी निकाल के बेचते थे, तो स्टेट में सब चल रहा था, चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे चल रहा था, मान लीजिए ऐसा हो, अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो जज साहब को डर लग रहा है कि कहीं ममता बनर्जी जी मेरी ईट से ईट ना बना दें। वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं इन्होंने सब सही किया था। तो जज साहब क्या हो गए? बायस्ड हो गए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो आपने बच्चों नाम सुना होगा रघु राम राजन जी का। आरबीआई के गवर्नर थे, शक्तिकांत दास जी के पहले उर्जित पटेल जी थे, उर्जित पटेल जी के पहले। वो स्टेप डाउन क्यों कर गए? मोदी जी ने उनसे बोला कि भाई हमको 35,000 करोड़ रुपए छाप के दो। रघु राम राजन बोले भाई कंट्री में ऑलरेडी पैसा सफिशिएंट क्वांटिटी में है, अगर और पैसा हमने छाप दिया, आई रिपीट और पैसा अगर हमने छाप दिया, तो वो पैसा बैंकों तक जाएगा, और बैंक ऐसे लोगों को लेंड कर देगा जिनको शायद पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप और हम अगर वो लोग हुए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है बट हमने बैंक से बोरो कर लिया, लेट अस से 8% पर एनम इंटरेस्ट पे, हम तो अपनी अय्याशी में खर्च करेंगे। और वो पैसा जब हम बाजार में खर्च करने जाएंगे, हमें तो जरूरत थी नहीं, बट पैसा हमें सस्ते लोन पे मिल गया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब हम खर्च करेंगे, पैसे की हमारे पास कमी नहीं होगी, तो शॉपकीपर को पता है दे आर कमिंग विद हैंड फुल ऑफ मनी। जो चीज पैसा कम होने के केस में हम नेगोशिएट करके सस्ते में ले सकते थे, हम वो चीज भी महंगे में लेंगे, बिकॉज आपके पास अगर पैसे की कमी होती है तो आप नेगोशिएट करते हो, बट अगर पैसे की कमी नहीं है तो आप नेगोशिएट, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। थोड़ा ऑफ द टॉपिक जानो, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो बाजार में जब बच्चों पैसा ज्यादा आ जाएगा, शॉपकीपर सस्ते सामान को भी महंगे में बेचेगा, तो गरीब आदमी तो मर जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा कि नहीं? तो इट इज गुड फॉर कंट्री और बैड फॉर कंट्री। इंडिया जैसी कंट्री के लिए बैड है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग ज्यादा है, मेरे जैसे आप जैसे रईस कम है। इज दैट क्लियर? तो अब रघु राम राजन ने बोला नहीं ये तो मैं नहीं करने दूंगा, तो मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं गवर्नर की कुर्सी से। फिर उन्होंने अपने आदमी को बैठाया, उर्जित पटेल जी को, और एलिगेशन लगे। फिर उन्होंने कहा भाई इसको भी निपटाओ यहाँ से। फिर शक्तिकांत दास जी को बैठाया,
तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना इंडिया में आ चुका था कि सरकार ने कहा जाओ, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मोदी जी कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ जी, वो उनकी बैंड बजाते हैं कायदे से। बट इंडिया में काफी चीफ जस्टिस ऐसे हुए, नजर तो आता है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा इंक्लिनेशन एग्जीक्यूटिव की तरफ जा रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। स्टेप डाउन वो खुद ही चलेगा। अगर आपको बहुत परेशान करेगा तो क्या कहेंगे, भैया रखो अपनी पोस्ट अपने पास, मैं जा रहा हूं पढ़ाने, मैं स्टैनफोर्ड से आया था, मैं वापस जा रहा हूँ वहां पे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अगर मोहल्ले में हर मोहल्ले वाला आपके घर वालों को परेशान करेगा, कभी घर के सामने कार खड़ी कर दिए, कभी सो कॉल्ड गैया से गोबर करवा दिए, कूड़ा फेंक दिए, तो अगर आप मेरी तरह होंगे स्टबर्न, झेल लेंगे। स्टबर्न नहीं होंगे तो घर बेच के सस्ते दाम पे चले जाएंगे। तो लोअर कोर्ट्स में इंडिया में बहुत जगह देखा गया है कि टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट बायस्ड होते हैं लोग। जज कहता है अगर इनके फेवर में डिसीजन नहीं दिया मेरे को ना निपटा दें, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी हिम्मत नहीं है लोगों की। तो जुडिशरी मस्ट मेक इट क्लियर कि जो भी ये जस्टिस डिलीवर करें, जजमेंट दें, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, एंड जजेस मस्ट एक्ट जुडिशली एंड डिसाइड द केस विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग अदर देन द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। तो मेरे को पता है कि जो सामने दो लोग हैं, एक ने मर्डर किया दूसरे के रिश्तेदार का, बट एविडेंस नहीं है, तो भाई एविडेंस नहीं है तो हम सजा नहीं दे सकते। समझ में आ गया? तो इसीलिए वो ये मत सोचिए कानून अंधा है, अंधा नहीं होता है, वो होता है कि एविडेंस के बेसिस में आंख बंद कर ली, समझ में आ गया, भाई सामने ढप्पा मारा, छोटे बाल है तो लड़का है, बड़ी चोटी है तो लड़की है, हो सकता है लड़के के बड़े बाल हों, बट एविडेंस में तो हमको यही सिखाया गया है, चोटी है तो लड़की होगी, छोटा बाल होगा मिलिट्री कट तो लड़का होगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं भाई लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं आए थे, सर गाड़ी पंचर हो गई थी, और पूरे शहर के पंचर वालों से पूछा क्या इशिता जी आई थी पंचर बनवाने, अरे उनके पास BMW है, ट्यूबलेस टायर कहां से पंचर हो जाएगा, तो इशिता जी झूठ बोल रही है। फिर इशिता जी का अरे सर वो टेस्ट ड्राइव पे गाड़ी पापा घर लाए थे 2 व्हीलर, वो पंचर हो गई। मैं अच्छा अच्छा, अब एविडेंस दे दिया, पता लगा पार्टी में गई थी। समझ में आ गया? तो भाई एविडेंस के ऊपर चलेगा सब कुछ। स्कूल में बच्चे लड़ते हैं, टीचर कहता है भाई कौन लड़ा, किसने मारा, मैम कैमरा चेक करवा लीजिए, क्योंकि पता है कैमरे में तो आधे टाइम रिकॉर्डिंग होगी नहीं। एविडेंस। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? तो जज साहब 3 तरह से बायस्ड हो सकते हैं। पहला, पिक्यूनरी बायस। ये क्या होता है? जज साहब का कोई पैसे का इंटरेस्ट है। अब मैं आपको एक ज्ञान देता हूं बच्चों। प्रयागराज सिटी में एक ओमेक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी भी हो रहा है, वो लीगल है पूरा का पूरा। पुराना जो था वहां पे कुछ फ्लैट्स बन रहे थे, कुछ विलास बन रहे थे, और अंदर की बात यह है, सुनी सुनाई बात है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसका, कुछ जज साहब ने ओमेक्स वालों को बोला हमको ये फ्लैट दे दो, ये बंगला दे दो कुछ सस्ते प्राइस में। बिल्डर ने कहा हमारी तो इतनी कॉस्टिंग नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करवाया और बोला रिवर बैंक से 480 मीटर पे ये कंस्ट्रक्शन है, बाढ़ का पानी पिछले 25 साल में 3 बार यहां आ चुका है, अब फिर आएगा, लोगों का नुकसान होगा, ये प्रॉपर्टी ये हाउसिंग कैंसिल की जाती है। समझ में आ गया? उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रेफरेंस लिया था। इसको बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। जज साहब के द्वारा बोले गए वक्तव्य कानून के बराबर होते हैं मैक्सिमम केसेस में। खोपड़े में बात गई। बट वहां पे एक स्कूल भी चलता है DPS, ओमेक्स वालों ने बोला इसको बंद करवाइए, इसको बंद करवाएंगे तो यहाँ पे 1000 बच्चा पढ़ता है, एडमिशन कहाँ लेगा? तो ये हमारी मजबूरी है कि हम इसको बंद नहीं करवा सकते। बट यहाँ पे तो ऑक्यूपेंसी अभी 0 है, तो वहां पे आज भी फ्लैट बने हैं टूटे फूटे, खराब हो रहे हैं एकदम, बगल में झूले, बहुत मतलब ब्यूटीफुल हाउसिंग थी, बट बंद करा दी गई। तो जज साहब को वहां कुछ ना कुछ मॉनेटरी इंटरेस्ट जरूर रहा होगा। तो दैट इज अ पिक्यूनरी बायस। अब वहीं से लगभग आधा किलोमीटर 1 किलो पीछे एक नई हाउसिंग ये लोग फिर से बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? सो व्हेन द एडजुडिकेटर, सर एडजुडिकेटर में और जज में कोई डिफरेंस होता है? हाँ बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहां पे अगर डिसीजन दे रहे हैं तो वो जज होते हैं। बट अगर वो मैंने आपको बताया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, वो लोग जज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उनको सरकार जज बोल देगी ना, वो जज के सारे बेनिफिट क्लेम करेंगे सरकार से, तो दे आर एडजुडिकेटर। टीचर में और मेंटर में फर्क होता है। जो कंटेंट पढ़ा रहा है सिलेबस का वो टीचर, बट जो थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक भी कर रहा है, जैसे कभी कभी मैं ही बकवास करने लग जाता हूं,
आप कहते हैं अरे सर सिलेबस में तो है नहीं, बट मोटिवेशन की जरूरी है, तो वो क्या है? मेंटर। तो एडजुडिकेटर कब अपॉइंट होता है? मान लीजिए कि भाई हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में कुछ डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो किसी सुपर सीनियर मोस्ट लॉयर को हमने बोला कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सेटलमेंट करा दो, तो भाई उसे जज नहीं बोल सकते, उसे एडजुडिकेटर बोल सकते हैं आप। हैज मॉनेटरी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। तो यहां सब्जेक्ट मैटर क्या था? फ्लैट्स एंड विलास थे। समझ में आ गया? तो जज वाइल डिसाइडिंग अ केस शुड नॉट हैव एनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए आपके स्कूल में लेटेस्ट से इवेंट चल रहा है, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जैसे मैं सेंट जोसेफ में पढ़ता था तो वहां पे जोसेफेस चलता था, फिर मैं बॉयज स्कूल गया तो वहां एल्फ्रेस्को था। हमने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया इन सब चीजों में, थोड़ा सा पीछे रहते थे। तो अब मान लीजिए वहां पे डिबेट चल रहा है, कोई वहां पे डांस चल रहा है, कोई वहां पे लेटेस्ट से इंग्लिश एलोक्यूशन चल रहा है। अब जो जज आया जजमेंट करने के, हाईकोर्ट का जज नहीं है, इज दैट क्लियर? वो कह रहा है जिस स्कूल में आए हैं चलो इनके बच्चों को हाईएस्ट पॉइंट दे दें। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो दे हैव नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आई रिपीट, दे हैव नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दे हैव पर्सनल इंटरेस्ट। बट स्कूल कह रहा हमारे बच्चों को ज्यादा नंबर दे, आपको 1100 रुपए दे देंगे। तो ये क्या हो गया? पिक्यूनरी बायस हो गया। समझ गए? पर्सनल बायस क्या होता है? फ्रेंडशिप है, जज साहब की किसी से रिश्ता है, सर जज की वाइफ के भाई का केस है, जज कहेगा भैया पर्सनल बायस तो होएगा ही होएगा, मेरे को अपना डाइवोर्स नहीं कराना है, तो मेरे को इस केस से अलग कर दो। या कोई बिजनेस या पर्सनल एसोसिएशन है, तो मैं और एक जज साहब एक बिजनेस में पार्टनर है, हमने किसी से गुड्स खरीदे, पेमेंट हमने लेट दिया, सप्लायर ने हमारे ऊपर केस कर दिया कि इंटरेस्ट दो, डिले किया है पेमेंट का। जज साहब तो अपने दोस्त हैं, पार्टनर है बिजनेस में, जज साहब ने कहा नहीं तुमने कम्युनिकेट ही नहीं किया, तुमने बोला ही नहीं पैसा टाइम पे दो, तो हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जज साहब मेरे पार्टनर थे। तो ये क्या है? जज साहब का पर्सनल बायस है। तो आपको केस स्टडी से अगर पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि भाई एक्स एंड वाई वर टू गुड फ्रेंड्स, वाई इज अ जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड व्हेन द डिसीजन वाज बीइंग अनाउंस्ड इट वाज इन द फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, वाई व्हिच टाइप ऑफ बायस इज देयर? ऑप्शन ए बी सी डी, नन ऑफ दीज। जवाब क्या होगा? पर्सनल बायस। समझ में आ गया? तो अगर कोई पैसे का लेन देन है तो पिक्यूनरी, पैसा नहीं बस बातचीत दोस्ती यारी अच्छी है तो पर्सनल। बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर मतलब जज हैज जनरल इंटरेस्ट टू बी इंटीमेट एंड डायरेक्ट कनेक्शन इन द सब्जेक्ट मैटर on account of business association with the administration of private body, he'll be disqualified on the ground that he has intimately identified himself with the issue in the dispute। मतलब सर नहीं समझ में आया, सर के ऊपर से उड़ गया। राम जन्मभूमि केस सबको याद होगा, समझ में आ गया? उस राम जन्मभूमि केस में जज साहब को बोला गया कि भाई आपकी एज अभी 61 ईयर्स है, 1 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, हम आपको उस मंदिर का महंत बना देंगे, बढ़िया पेट फुला के बैठिएगा आराम से, 4 लोग पैर वैर दबाएंगे, बट जजमेंट देना पड़ेगा हमारे फेवर में। जज साहब अगर ये हरकत कर गए तो बोलेंगे बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। अगर जज साहब से बोला जाए 1100 मिलेगा आपको तो पिक्यूनरी, आपको महंत बना दिया जाएगा तो बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। और अगर जज साहब राम जी के वंशज हैं या जज साहब को बोला जाएगा कि भाई आपका एंट्री एग्जिट थोड़ा आराम से रहेगा हमेशा इस मंदिर में, या वो पुजारी या जो वो रामलला के जो हेड थे वो जज साहब के ससुर साहब के दोस्त लगते थे, तो इस केस में से क्या बोला जाएगा? पर्सनल बायस। क्या क्या क्या, क्या एंट्री एग्जिट मतलब? नहीं वो इसलिए क्योंकि आप हमारे दोस्त है ना, समझ में आ गया? तो आपको वो पिन पॉइंट क्रैक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपकी दुकान से सामान खरीदा, ठीक है, और सामान आपने मेरे को बेचा, ऊपर में बात गई, और उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डिफेक्ट। जानबूझ के नेग्लिजेंस किया आपने, आपको पता था वो गलत है, तब आपने मेरे को बेचा। बट अगर आपको अरे हम पक्का बता रहे हैं हमें नहीं पता था कि ये गड़बड़ी होगी, तो आप इसे साबित करेंगे एज अ डेफिशिएंसी। अभी कल ही मैं 12th वालों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा रहा था, अगर आपने जानबूझ के नेग्लेक्ट किया है तो इट इज डिफेक्ट, बट अगर जानबूझ के नहीं किया तो इट इज डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी की सजा कम है और डिफेक्ट की सजा ज्यादा है, तो ये बेसिकली डिफेक्ट हो गया और डिफरेंस हो गया। समझ में आ गया? तो अगर आप दौड़े मुकेश अंबानी के ऊपर अटैक करने के लिए, मार डालूंगा इसको, शादी नहीं बुलाया अपने बेटे की,
और मुकेश अंबानी एक ऐसे घाव हुआ और बच गए, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। और अगर आपने गलती से मुकेश अंबानी जी को निपटा दिया, वो तो जिंदा ही नहीं। उनकी वाइफ कह रही है कि आपने कत्ल किया, आप कह रहे नहीं मैंने नहीं कत्ल किया, कोई और था, मेरा हमशक्ल था, ये मर्डर का केस है, यहाँ सजा थोड़ी कम होगी, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर में वो पर्सन इटसेल्फ एक एविडेंस है। समझ में आ गई बात सबको? 3 तरह का बायस क्लियर हो गया, पक्का? चलिए आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। और तीनों में बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जज साहब को यहां पे निपटा दिया जाएगा, नमस्ते कर दिया जाएगा। और अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो तो इम्पीचमेंट हो जाएगा। तो ऐसा जज साहब जनरली करते नहीं है। नहीं सर, हमने सुना है सर कुछ जज लोग पैसे से लेकर कर देते हैं काम, वो पैसा भी कहीं और लेते हैं, स्विस बैंक में लेते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए अगले प्रिंसिपल पे आते हैं बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑडी अल्ट्रा पार्टम। दोनों तरफ को सुनना है, एक तरफ को सुन के आपको जवाब नहीं देना। दैट इज द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। सुनाई पड़ गई बात? तो टीचर ने 2 बच्चों को बुलाया और बोला बताओ क्या समस्या है। ए ने अपनी बात बोली, टीचर ने ए की बात सुन के फैसला कर दिया। क्या टीचर ने ऑडी अल्ट्रा पार्टम एक्सरसाइज किया? नो। बी की बात सुनी और अपना डिसीजन दे दिया, ए को तो सुना ही नहीं। क्या ऑडी अल्ट्रा पार्टम हुआ? नो। चलो दोनों को सुन ले, जो अच्छा लगेगा उससे कहेंगे जाओ तुम डिबेट में पार्टिसिपेट कर लो, तो इट इज ऑडी अल्ट्रा पार्टम, रूल ऑफ फेयर हियरिंग हुआ है। समझना क्या? देयर मस्ट बी फेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द डिसाइडिंग अथॉरिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एक्शन लेने से पहले सो कॉल्ड दोनों पार्टीज को देनी चाहिए। इसीलिए बच्चों जब फांसी भी होती है तो मूवीज में आपने देखा होगा, रियली में तो आपको चांस कभी मिलेगा ही नहीं शायद। समझ में आ गया? अनटिल अनलेस आप कल को वकील बने और आपका क्लाइंट केस हारे और फांसी हो जाए। इज दैट क्लियर? तो वहां पे पूछते हैं ना जिसको फांसी दे, भाई अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। आखिरी ख्वाहिश ये है कि जिस जज ने सजा दी थी उसको निपटा दो। ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया? लीगल होना चाहिए। अच्छा मेरे छोड़ दो, अरे कैसे छोड़ दो, भाई तो सजा है आपकी। तो आखिरी ख्वाहिश आपसे क्यों पूछी जा रही है? ऑडी अल्ट्रा पार्टम। अच्छा एक बर्गर खिला दो जरा। समझ में आ गई बात? तो रूल इंसिस्ट दैट द अफेक्टेड पर्सन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस। तो जब आपने अगर वो मूवी देखी हो, संजय दत्त की कौन सी मूवी थी भाई? संजू। उसको भी सजा सुनाने से पहले बोला कि भाई एविडेंस आप भी लेके आइए, आपको सफिशिएंट समय दिया जाएगा। कितना? 25 साल दे दो हमको, हम 25 साल में एविडेंस ले आएंगे। हाँ आ चुके तुम एविडेंस लेके, तो आपको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। रीजनेबल टाइम केस टू केस फर्क होता है। ओके, so he should disclose the evidence to be utilized against him and should be given an opportunity to rebut। rebut का मतलब होता है बूट को फिर से पहन लो, टू अपोज, की जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, मैं आपको सही एविडेंस देता हूं। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए तो भाई 2 बातें होती हैं बच्चों एसेंशियल हियरिंग के लिए। पहला, अगर आपके खिलाफ कोई भी चीज कोर्ट में गई तो क्या आपको सीधा जज साहब सजा सुना देंगे, पुलिस पकड़ के जेल ले जाएगी? नॉट एट ऑल। नोटिस शुड बी गिवन बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। इज दैट क्लियर? एंड फेयर हियरिंग का मतलब पूरे के पूरे चार्जेस आपको बताए जाएं, आपसे पूछा जाए कि भाई जो ये बातें आपके अगेंस्ट लगी हैं क्या सही है। अगर आप कबूल रहे हैं तो बोलिए हाँ, अगर आप बोल रहे हैं नहीं 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 मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो भाई आपने एविडेंस लेके आओ। इज दैट क्लियर? हम आपको सफिशिएंट टाइम देंगे। और कुछ लोग होते हैं बेचारे बड़े परेशान, बड़े त्रस्त होते हैं, कह रहे अब तो जीने का मकसद ही खत्म हो चुका है, सुना ही दो सजा हमको। उस केस में वकील साहब, जज साहब बार बार आपसे पूछेंगे भाई आप किसी चीज से डर तो नहीं रहे हैं। अगर आपके पास वकील करने का भी पैसा नहीं है तो हम फ्री लीगल एड, फंडामेंटल राइट है, हम वो आपको प्रोवाइड करा दे। तो दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल्स ऑफ फेयर हियरिंग। सो शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट द एक्सप्लेनेशन, हैव अ राइट टू नो द एविडेंस बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। अगर आप मुंह जबानी कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कागज लिख के लाना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट लगाना चाहते हैं वो भी ठीक है। एंड टू हैव विटनेस एग्जामिन्ड इन द प्रेजेंस एंड द राइट टू क्रॉस एग्जामिन। आपका वकील आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा और सामने वाले से भी, सामने वाले का वकील उससे भी क्वेश्चन पूछेगा और आपसे भी पूछेगा। देखा होगा मूवी वगैरह में कोर्ट केस कैसे चलता है। सो चिल्ड्रन, नोटिस मस्ट कंटेन टाइम, प्लेस एंड नेचर ऑफ हियरिंग किस तरह की होगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगेगी आपके ऊपर, सिविल केस लगेगा, लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, कहां पे है? तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कुछ चीजें, चलो हम ही डायरेक्ट सुन लेते हैं। अगर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से होते हुए आएगा समय बहुत लगेगा। अभी आरजी कर वाले केस में ऐसा ही हुआ था,
तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी जी को नोटिस भेजेगा, ममता बनर्जी जी के वकील उनके बिहाफ पे आएंगे। बट कुछ केसेस में पर्सनल प्रेजेंस जरूरी होता है, ये जनरली क्रिमिनल केसेस होते हैं जहां पे पर्सनल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो वकील ही जाके बात कर लेता है, आपके पर्सनल प्रेजेंस की वहां कोई जरूरत नहीं होती है, वो सब फर्जी होता है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कटघरा वगैरह कुछ नहीं होता, वो सिर्फ लोअर कोर्ट में होता है। और लोअर कोर्ट में वैसे नहीं होता, लोअर कोर्ट में बड़ा गंदा तरीके से रहता है, पान वान वहीं थूके रहते हैं। मूवी में जैसा दिखाते हैं वैसा सिर्फ दो जगह होता है, एक मूवी में खुद, और एक आप जब कल को लॉ करेंगे 5 ईयर 3 ईयर, तो वहां पे एक मूड कोर्ट होगा उसका। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट तो आई हैव सीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया हूं एक बार, तो वहां पे बोलते हैं केस नंबर 253, वकील दोनों खड़े हो जाएंगे। तो एक वो चौखट टाइप, मतलब चौकी टाइप की होती है, उसके ऊपर अपनी किताब विताब जो लिटरेचर घर से लिख के लाते हैं ना, वो पूरा पढ़ते हैं। 10-15 मिनट वकील साहब ने सुना, ठीक है भाई जो डिसीजन देना दे दिया, अगर अगली तारीख देनी है तो भाई अगली तारीख दे दी। फिर केस नंबर 256, एक एक दिन में 15-15 20-20 केस सुन लेते हैं लोग। ये थोड़ा मूवी की तरह 2.5 घंटे एक ही केस चल रहा है, इतना नहीं होता। ओके, सो नोटिस में थिंग्स शुड बी डेफिनेट, बट इन केस ऑफ हियरिंग कोई डेफिनेट कंटेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपने कानून में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आपने एक पीआईएल फाइल कर दिया, अब आपके वकील साहब ही जाके सब कुछ करेंगे, आपको थोड़ा कानून के बारे में कुछ मालूम है, तो जज साहब वकील साहब को नोटिस देंगे। बट अगर क्रिमिनल केस है, कोई चोरी चकारी हुई है, मर्डर हुआ है, तो वकील साहब से बोला जाएगा हियरिंग इस दिन लगी, आ जाना। तो कानूनी भाषा में नोटिस मिलना और हियरिंग होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द डिसाइडिंग अथॉरिटी टू गिव अ नोटिस टू अ पर्सन। सर नोटिस के अंदर ही नोटिस आ गया, तो ये होगा टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, आपके खिलाफ या आपके फेवर में जजमेंट आने से पहले आपको बताया जाएगा, दैट इज नोटिस। आपसे पूछा जाएगा अपनी बातें भी बताओ, दैट इज हियरिंग। तो ये मत सोचिएगा घर में कागज आ गया, एक कल कोर्ट आ जाना, दैट इज नोटिस। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। चेस खेलते हैं लोग, बोलते हैं चेक एंड मेट, व्हाट इज दैट? नोटिस। अरे गुप्ता जी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप, तो इट इज हियरिंग। तो आपको बताया जाएगा आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, दैट इज नोटिस। तो व्हेन मेरे को ऐसे लगता है जज साहब बोलते हैं भाई मिस्टर एक्स आपके खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं, तो आप इनको मानते हैं या आपको कुछ बोलना है? जज साहब क्या दे रहे हैं उसको? नोटिस। आपको ये सजा हो सकती है, क्या दे रहे हैं उसको? नोटिस। बट जब बोले भाई ये चार्जेस हैं, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, वकील को बोल रहे हैं भाई क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए, तो ये सब क्या हो गया? हियरिंग हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, हियरिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? मटेरियल ब्रॉड शुड बी रेलेवेंट, जो भी हमारे जज साहब होंगे उनके सामने वो मटेरियल प्रस्तुत होना चाहिए। मूवीज वगैरह में देखिए जज साहब वो पन्नी में चाकू दे देते हैं वकील साहब जज साहब को, कभी कभी वीडियो चल जाता है कोर्ट रूम के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज रेलेवेंट मटेरियल। And the adjudicating authority disclose to the individual concerned which it wishes to use against him। तो जज साहब कह रहे हैं भाई ये चाकू है, पहचानते हैं आप इसको? हाँ मैंने इससे सेब काटा था एक बार। फिर गर्दन काट दिया आपने, भाई इस पे आपके उंगलियों के निशान पाए गए हैं। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है सब, तो मेरे को एक मौका दिया जाए, मैं भी जरा देखूं मेरी उंगलियों के निशान कैसे पाए गए। तो फिर अब सामने वाला जो लॉयर जो अपोज कर रहा है कह रहा है भाई ये रिपोर्ट है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की। कहां से रिपोर्ट आई? हमारे मौसा जी का लड़का नई पैथोलॉजी खोला, वही जांच दिया था। जो सर्टिफाइड रिपोर्टर्स होते हैं वहीं पे सैंपल टेस्ट होगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रोवाइड्स पर्सन कंसर्न एंड अपॉर्चुनिटी टू रिबूट, ये जो ऊपर आपने पढ़ा था बेसिकली। ओके, तो जॉली एलएलबी देख लीजिएगा, तो आपको काफी ये कोर्ट का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब बहुत मजेदार चीज आने वाली है बच्चों, मेनका गांधी जी का नाम तो सुना ही था। अगर ये ना होती, हो सकता कोई और होता, बट हम तो यही बोलते हैं न्यूटन ना होता तो शायद ग्रेविटी डिस्कवर ना होती। समझ में आ गया? मेनका गांधी ना होती तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इवॉल्व ना होता। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी ना होती तो लोगों की दबंगई, दादागिरी, इतना लग्जूरियस नेचर ना होता। अमेजोन ना होता तो शायद लोग पागलों की तरह ग्रेट इंडिया फेस्टिवल ना सेलिब्रेट करते। तो कुछ चीजों का क्रेडिट कुछ चीजों को ही जाता है, कुछ चीजों का क्रेडिट कुछ लोगों को जाता है। एक बार मेनका गांधी जी का पासपोर्ट गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। क्या कर लिया? कॉन्फिस्केट।
मेनका गांधी जी ने कहा कि भाई मेरे डिग्निटी का, लिबर्टी का, फ्रीडम का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, आपका पासपोर्ट वापस करवा देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा जज साहब, आपको बैंड बजानी पड़ेगी सरकार की। सरकार के ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट फर्जी जब्त किया है, ये उन्होंने गलत किया है, मेरे ऊपर इंसल्ट हुई है मेरी। जज साहब कह रहे हैं माता जी चुप रहो, बात कर लेंगे ना। कब करेंगे बात? आपका पासपोर्ट वापस मिल गया, डिसीजन हो गया, भाई इनका पासपोर्ट वापस लाओ। क्योंकि आनन फानन में हम केस नहीं सुन सकते। इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसीजर। अभी एक आसान भाषा में भी आपको बताऊंगा मैं। तो आपने मेनका गांधी जी का पासपोर्ट वापस दिलवाया एज अ जज, और फिर बोला 15 सितंबर से कोर्ट में सुनवाई चालू होगी। इसको बोलते हैं पोस्ट डिसिशनल हियरिंग। डिसीजन हो गया, अब हियरिंग होगी। तो मेरा एक मित्र है, उसने पासपोर्ट बनवाया, मेरे कह रहा तुम भी पासपोर्ट बनवा लो। तो मैंने कहा अच्छा। और मित्र ने पासपोर्ट बनवाया था बच्चों 2004 में। मेरे कह रहा तुम भी पासपोर्ट बनवा लो। मैंने कितने का बना? कह रहा कुछ नहीं, 700-800 रुपए फीस थी, एजेंट वगैरह ने सारा काम करके 1500 लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आज आ गया 2024, मेरे मित्र ने अपना पासपोर्ट 2 बार रिन्यू करा लिया, 1-1 हजार रुपए देकर। तो कितने पैसे लगा दिए उसने बेचारे ने? 3500। उसके घर में 6 लोग हैं, तो 6 की तो बात नहीं करेंगे, हम एक ही की बात करते हैं। 3500 रुपए में पासपोर्ट रिन्यू हो गया, उसके साथ बन गया। 20 साल में वो कहीं विदेश गया ही नहीं, और मैंने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया। यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगा देते तो 10-15 हजार होता। तो मैंने कहा जब कहीं जाना होगा तो हम तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवा लेंगे। तो तत्काल कैटेगरी में क्या होता है, आज अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो 72 घंटे के अंदर पासपोर्ट आपका आ जाता है। इंक्वायरी उसके बाद होती है, इंक्वायरी उसके बाद। बट क्या हुआ? अमाउंट ज्यादा लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल पासपोर्ट में पहले इंक्वायरी वगैरह होती है, 15-20 दिन, महीना 2 महीना, फिर पासपोर्ट आता है। तो नॉर्मल पासपोर्ट बनवाया, पहले इंक्वायरी हो गई, फिर पासपोर्ट आया, टिकट खरीदिए, 2 दिन के बाद यूएस का वीजा लीजिए, उड़ जाइए, घूम टहल के वापस आइए। तत्काल पासपोर्ट तो 72 घंटे में आ जाएगा, एक हफ्ते में आता है बेसिकली, नॉट 72 घंटे, 7 दिन में पासपोर्ट तो आ जाएगा। बट अब 9वें दिन वीजा नहीं मिलेगा आपको, जब तक आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? नहीं, फायदा इसलिए कि भाई पासपोर्ट है आपके पास, तो वीजा मिलने के चांसेस आसान हो जाते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पासपोर्ट ही नहीं है तो वीजा मिलेगा? तो पहले पासपोर्ट तो लेगा, ठप्पा मुंह में लगाया क्या तुम्हारे? तो पहले पासपोर्ट मिल गया, इंक्वायरी आपकी अगले 15 दिन में हो जाएगी। तत्काल में ऐसा चलता है। नॉर्मली पहले इंक्वायरी होगी, बाद में पासपोर्ट मिलेगा। तो वही चीज बच्चों यहां पे भी है। तो अगर 2 बच्चे मोहल्ले में लड़ रहे हैं, मैंने उनको देख लिया, मैंने बोला अच्छा ठीक है, दोनों भी हाथ मिलाओ, अभी रोना बंद करो, लो एक एक आइसक्रीम खाओ, परसों आना, आराम से बैठ के दोनों की बात सुनेंगे। तो अभी मैंने डिसीजन दे दिया कि भाई परसों आना, बात सुनेंगे, अभी आइसक्रीम खा लो। समझ में आ गया? एक कह रहा है अंकल इसने मेरे को 15 झापड़ मारे, मैं 3 ही मार पाया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आइसक्रीम का इसका पैसा इसको दे दो। जिसने ज्यादा झापड़ मारा वो आइसक्रीम का पैसा देगा। किसको देगा? जो कम मार पाया। 15 झापड़ वाला 3 झापड़ वाले को आइसक्रीम खिलाएगा। नहीं समझे बात को? शाहरुख खान ने सलमान खान को 15 झापड़ मार दिए। सलमान खान कह रहा है मैं तो 3 ही झापड़ मार पाया हूं। तो शाहरुख खान को बोला तुम चलो इसको आइसक्रीम खिलाओ, तुमने गलती की है। अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारे वो मन्नत के सामने आके उल्टा पुल्टा डांस कर रहा था और वीडियो बना के रील बना रहा था, मेरे घर की बेइज्जती हो गई। बाद में बात कर लेंगे ना, शांत रहो ना, क्यों परेशान हो? अभी जो तुमने गलती की तुम झेलोगे, अभी बाद में देखा जाएगा। डिसीजन हो गया। 15 दिन बाद फिर इनके बारे में बातचीत हुई, दोनों से बातचीत की गई, दोनों अपने अपने वकील जज साहब के सामने लाए, मैं जज हूं। इज दैट क्लियर? पता लगा कि गलती शाहरुख खान की नहीं थी, गलती सलमान खान की थी। खोपड़े में बात गई, तो आइसक्रीम का पैसा वापस दिलवाओ, 12 झापड़ और खाओ तुम इससे, ताकि पैरिटी हो 15-15 की, और 1 लाख रुपए मुआवजा दो, और जितना इंस्टाग्राम की रील से कमाए हो उसका 90% पैसा इनको दो। अब हुई पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लंबा केस सुन के डिसीजन दें। तो आज हम एक ऐसा डिसीजन देते हैं जो जज साहब को लगता है कि एकदम जेन्युइन है, फेयर है। अंडरस्टैंडिंग? एकदम जेन्युइन, एकदम फेयर है। बाद में समय के हिसाब से सुनवाई कर ली जाएगी। तो दैट इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। तो मेनका गांधी के केस में वही हुआ था। समझ में आ गया कि पहले बोला कि भैया अच्छा पासपोर्ट वापस ले लो अपना, अब जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है सरकार की बैंड बजाते हैं, परेशान मत हो बस। दैट इज पोस्ट डिसीजन। नॉर्मल केसेस में क्या चलता है, पहले सुनवाई होती है काफी दिन तक, फिर डिसीजन आता है, उसको बोलते हैं प्री डिसीजनल हियरिंग। तो नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस प्री डिसीजनिंग का है। बट मेनी अ टाइम जब हमारे पास समय नहीं होता तो हम एक
डिसीजन दे देते हैं, फिर सुनते रहते हैं उसको। इट इज पोस्ट डिसीजनल। और आसान एग्जांपल देता हूं, मिस्टर एक्स की उम्र हो गई 26 साल, यूएस में रहते थे, मिस वाई से टांका भिड़ गया, शादी कर ली, घर ले आए, मम्मी को कह रहे हैं लो मम्मी बहू को आशीर्वाद दो, मम्मी एज यूजुअल नौटंकी चालू, हाय राम मेरी तो फूटी वगैरह वगैरह, जैसे मूवीज में चलता है ना। भैया शादी तो हो चुकी है। कब शादी हुई? 3 महीने पहले, इन द मंथ ऑफ मे। खोपड़े में बात गई। बच्चा मई जून जुलाई अगस्त के महीने में इंडिया आ गया। अब उसके पापा कह रहे हैं कि नेक्स्ट संडे को तुम दोनों की शादी हिंदुस्तानी रीति रिवाज से की जाएगी। बट रियलिटी में तो शादी हो चुकी है, बट सिस्टम से नहीं हुई, वो रीति रिवाज वगैरह नहीं हुए, मेहंदी और वगैरह वगैरह जो नाटक चलता है, मनी वेस्टिंग एक्टिविटीज जो चलती हैं वो अब होंगी। समझ में आ गया? शादी हो गई तो ये डिसीजन हो गया है, अब रीति रिवाज से चलेगा पोस्ट डिसीजनल हेयरिंग। नॉर्मल वेडिंग्स कैसे होती हैं? पहले वो देखा दिखाई कार्यक्रम, फिर वो 34 गुण 36 गुण 38 गुण 40 गुण 2 गुण 3 गुण, समझ में आ गया, वो मिलते हैं। फिर उसके बाद तिलक होता है, रोके का प्रोग्राम, फिर उसके बाद तिलक मेहंदी वगैरह वगैरह, फिर शादी होती है। दैट इज प्री डिसीजनल हेयरिंग। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? आप एग्जाम देने गए, मैं कह रहा था कि मेनका गांधी का आएगा पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहा छोड़िए सर, एग्जाम आ गया। इतना आपने स्क्रीन पे क्योंकि देखा था वीडियो में, आपको याद था, लिख के आ गए, टीचर ने 4 में से 1 नंबर दे दिया, फिर घर आके कायदे से पढ़ लिए। अब अगली बार आएगा तो नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? ये पोस्ट डिसीजनल हेयरिंग। बट जो बच्चे मेरी बात मानते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर एग्जाम में लिख के आते हैं ताकि 4 में 4 मिल जाए, इट इज प्री डिसीजनल हेयरिंग। नहीं समझे? जो मिला पहन लिया, जो मिला पहन लिया। इज दैट क्लियर? ट्रेन में बैठे मम्मी बोले क्या पहन के चले आए, लोअर और टी शर्ट, शादी में जा रहे हैं। अरे तो कल सवेरे जब उतरेंगे तो होटल में कमरा चेंज कर लेंगे। होटल नहीं है, धर्मशाला है। अच्छा, तो आपने अब जो पहनना तो पहन ही लिया, डिसीजन हो गया कि यही पहन के शादी अटेंड करनी है। बट मम्मी ने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ट्रेन के वॉशरूम में गए और कपड़ा बदल के आ गए। पोस्ट डिसीजनल हेयरिंग। जहां पहले से डिसाइड किया था ये रोके में पहनेंगे, ये मेहंदी में पहनेंगे, ये शादी में पहनेंगे, डाइवोर्स में पहनेंगे, मौसा जी के बेटे की शादी में, समझ में आ गया? दैट इज प्री डिसीजन। अभी भी नहीं समझे? समझ गए? चलिए, तो पेटिशनर्स पासपोर्ट, पेटिशनर होता है प्रैक्टिकली कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट देता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। कॉन्फिस्केट कर लिया था यूनियन गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967। ये बच्चों वहां पे जब्त होता है जहां पे लगता है कि आप कुछ गड़बड़ घोटाला करके देश से भाग रहे हो, और आपको सजा देना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, डॉन के बराबर, इसलिए आपको रोक लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो प्रोविजंस इंपाउंडेड, इंपाउंडिंग मतलब वही कब्जे में लेना, took place authorizes the central government to carry out the same if it was necessary in the interest of general public। अगर विजय माल्या के बारे में जो बात, सच बता रहा हूं आपको, अरुण जेटली जी को पता थी, वो उन्होंने सीबीआई या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग अथॉरिटी, किसी को भी बता दी होती, क्या वो बाहर जा पाते? नो। तो ये बात उन्होंने अरुण जेटली साहब को बताई थी। ये काफी जगह यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बट अरुण जेटली साहब की खैर अब तो डेथ हो चुकी है, बट उन्होंने बोला था, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया था, सिर्फ एक पार्टी चल रही थी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, क्योंकि वो राज्यसभा से एमपी थे तो उनका आना जाना होता था, तो वो मेरे बगल में बस खड़े थे, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं बताई। और बल्कि उन्होंने बात बताई थी कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मेरे को जेल हो जाएगी, मेरे को बचा लो, मैं तो याशी में रहने वाला आदमी, कहां मैं 2x2 की कोठरी में रहूंगा। इज दैट क्लियर? सो गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी रीजंस फॉर कैरिंग आउट द सेम। तो मेनका गांधी जी को कष्ट ये नहीं हुआ कि पासपोर्ट जब्त हो गया। आपको कभी भी ये दुख नहीं होता कि टीचर आपको क्यों 2 झापड़ मार दिया, या टीचर आपको क्यों डांट दिया। दुख क्या होता है? और गलती नहीं थी, वो मार गए। गलती तो थी, बट आपकी गलती बताई नहीं गई आपको। अगर गलती बता दें, आपको उसका एहसास हो जाए, फिर 2 कंटाप सूद दिया जाए, तो आपको गलती नहीं होगी, अरे 2 खाए हैं। दूसरा टीचर है 5 और मार दिया, 7। दूसरे ये 3-4 वाले दलित। समझ में आ गया? तो पुलिस ने एक बार चोरी के इल्जाम में एक चोर को पकड़ा कि तुमने चोरी की है, 5 लाख की चोरी हुई है। चोर कह रहा तमीज से बोलो, मैं 1 करोड़ से नीचे पे हाथ नहीं डालता हूं, ये चोरी मैंने नहीं की है। चलिए आगे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने पासपोर्ट जब्त किया, दैट वाज नॉट रॉन्ग,
बट कोई रीजन नहीं दिया, दैट इज रॉन्ग। तो पुलिस वाला सबको जाने दे रहा, आपको रोक लिया, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत मनहूस हूं शक्ल से। अरे तुम जरा साइड हो, मनहूस, सब तुम्हें बताते हैं। तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, हमने दो दो बेल्ट लगाई है, एक गैलस लगा और कमर में बेल्ट लगाई है, तो सीट बेल्ट की क्या जरूरत? इज दैट क्लियर? तो पुलिस वाला आपका चालान करे और चालान में कोई रीजन ना लिखे, तो आप बोल सकते हैं कि पुलिस वाला घूस लेना चाहता है आपसे। बट अगर रीजन लिख दिया तो वो घूस नहीं लेना चाहता। तो मेनका आंटी ने एक रिट पिटीशन दायर किया। रिट याद है? 5 तरह की पढ़ाई गई थी, बताइए कौन कौन सी 5 रिट्स थी, अगर याद हो तो बच्चों को। क्यो वारंटो, सर्ट्योरारी, प्रोहिबिशन, ऊपर की दो तो बताई नहीं आपने। मैंडमस, ये दूसरी वाली है, पहली वाली हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या होता है भाई? डिटेनमेंट होता है, डिटेनमेंट वही। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मैटर, 226 होता तो हाई कोर्ट में जाता। पासपोर्ट एक्ट बोलता है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 हुआ है, क्योंकि भाई पासपोर्ट अथॉरिटी जब्त कर सकती है पासपोर्ट, ऐसी बात नहीं है, बट रीजन बताना पड़ेगा। अगर बैंक वाले बोलते विजय माल्या को पिछले 2 साल से नोटिस भेज रहे हैं, इनकी 50 चेक बाउंस हो गई है, कितनी चेक? 50, हमारा बैलेंस कम हो जाए, जाही पैसा काट लेते हैं, उनका 3-4 साल से किसी को पता ही नहीं था, तब जाके पासपोर्ट अथॉरिटी अगर जब्त करता तो गलती ना होती। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 डज नॉट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाउ? मेनका गांधी जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, हियरिंग का इनको एडवांटेज ही नहीं मिला, बस पासपोर्ट जब्त कर लिया। तो भैया बात समझ के सजा सुनाइए तो समझ में आता है। थर्ड, देयर वाज लैक ऑफ रीजनेबल प्रोसीजर। आपको अगर पासपोर्ट जब्त करना है तो पहले आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। क्या? कंप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया, आपका बैंक बोलता है कि भाई 3 चेक अगर आपके डिसऑनर हो गए, ईएमआई नहीं आया, तो हम आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर करेंगे। तो मेनका गांधी जी ने बोला कि भाई मेरे को तो किसी ने डिफॉल्टर भी डिक्लेयर नहीं किया, मेरे को तो पुलिस ने भी नहीं बोला कि आप भागना चाह रही हो इसलिए आपका पासपोर्ट जब्त किया गया है, तो किस ग्राउंड पे आपने मेरा पासपोर्ट लिया बताइए पहले। तो पासपोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर कहेगा नहीं हमें पता लगा। भाई पता लगा तो पहले थाने जाओ, थाने जाके एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थाने वाले मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां से एप्लीकेशन देकर लेंगे वारंट। वारंट मतलब अथॉरिटी टू कैच होल्ड ऑफ यू। उसके बाद वो पुलिस आए, हमें पकड़े, हमारा पासपोर्ट जब्त करे, हमारी अटैची जब्त कर ले। कपड़े लिए बगैर कहां जाओगे? तो पहले से अटैची ले लेते, पासपोर्ट अगले साल ले लेंगे, तब आप पासपोर्ट ले सकते हैं। तो मेनका गांधी जी के साथ ये 3 प्रॉब्लम्स थी। समझ में आ गया? सर ये क्या? आर्टिकल 19(1) ए एंड जी भाई, राइट टू स्पीक, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। तो भाई बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज बीन एक्सप्लॉइटेड। समझ में आ गई बात? पक्का? सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बात तो ठीक है, इन्होंने अनफेयर एक्टिविटी की है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता अनफेयर एक्टिविटीज का प्रमोशन, तो भाई आपने तो गलत काम किया है। तो प्रियंका गांधी बोल गया, मैं मेनका गांधी जी को पासपोर्ट वापस दिलवा दिया गया और बोला गया भैया अब कोर्ट कचहरी हो जाएगा। अब आता है पोस्ट डिसीजनल हेयरिंग का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए तो इसको मार्क कर लीजिए झटपट फास्ट। बच्चों ये बात समझ में आ गई? तो भाई जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 में है वो भी फॉलो नहीं हुआ, आर्टिकल 21 भी साथ ही में वायलेट हो गया। तो हमने क्या वायलेट किया बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ना नोटिस दिया किसी ने, ना हियरिंग का इनको ऑप्शन दिया गया। तो भाई कोर्ट ने बोला कि हमको किसी भी इंसान को अगर सजा देनी है तो सबसे पहले वैलिड कानून जो है उसके तहत हम सुनवाई करेंगे। तो कानून तो वैलिड था, पासपोर्ट एक्ट 1967। लॉ मस्ट कंसिस्ट द प्रोसीजर, प्रोसीजर तो अप्लाई ही नहीं हुआ, प्रोसीजर अप्लाई ही नहीं हुआ। और प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जब प्रोसीजर ही नहीं तो फेयरनेस कहां से? इज दैट क्लियर? और एलिमेंट ऑफ रीजनेबिलिटी कि भाई आप किसी के भी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड आपके पास उसका एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। तो इन बातों में सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया पासपोर्ट अथॉरिटी को इटसेल्फ। समझ में आ गई बात? तो कोर्ट ने ये नहीं बोला कि भाई आप जो कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस ये बोला कि भाई जो हुआ सो गलत हुआ, अब छानबीन करते हैं कि इसमें और क्या हो कि अगली बार ऐसी बेवकूफियां ना कर पाए कोई भी
सरकारी विभाग, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। अब कनेक्ट करिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना होता, क्या पासपोर्ट अथॉरिटी की बैंड बजाई जा सकती थी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसीलिए लाया गया ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी अपनी औकात में रह के काम करें। नहीं तो पुलिस वाला बोलेगा आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज तो 50,000 का चालान काटूंगा क्योंकि शाम को ताज कॉन्टिनेंटल में पार्टी देनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पुलिस वाले बोला क्या कर रहे हो, चालान काट रहे हैं। तुमको किसने अथॉरिटी दी चालान काटने की? तो जब ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में बात हो जाएगी कि 28, 29, 30 अगस्त को चालान कटेंगे, बस तभी आप चालान काट सकते हैं। तो आपने देखा होगा कितनी बार पुलिस चालान काटती है, चेकिंग करती है, कितनी बार नहीं करती। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो अगर हर दिन चालान कटने लगेगा ना, लोग कहेंगे मैं भी जा रहा हूं यूएस, विराट कोहली की तरह, मैं यहां नहीं रहूंगा। सो फेयर प्रोसीजर को इग्नोर किया गया, इसी से चालू हुआ व्हाट चिल्ड्रन, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, बचपन में बहुत बार ऐसा हो चुका है। आप पापा मम्मी के साथ मार्केट गए, बच्चे जो छोटे वाले होते हैं जिनकी उम्र 11 साल से कम होती है, ये अव्वल दर्जे के जाहिल और दलिद्दर होते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते अपने माँ बाप की इज्जत जीरो करने में। क्यों? इनका ब्रेन बेसिकली उतना डेवलप नहीं होता है। माँ बाप 10 बार बोलेंगे तो जाहिल 4 बात सुनेंगे, 6 सुनेंगे ही नहीं। उसके बाद अकल आ जाती है, तब भी नहीं सुन रहे तो बदमाशी कर रहे हैं अभी ये। तो पहले ये नॉटी होते हैं, 11 साल के बाद ये विकेट और कनिंग हो जाते हैं। तो पापा के साथ आप चले गए मार्केट, पापा सामान खरीद रहे थे, आप एक आइसक्रीम लेके खा लिए। पैसा तो हम मजबूरी में देंगे ही देंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं, आपकी तो है कम से कम। पापा ने 100 रुपए दे दिया आइसक्रीम वाले को, तुम बेटा घर चलो, तुमको घर में समझाते हैं। लड़के थे तो पिताजी सूद दिए, लड़की तो माताजी सूद दी कायदे से। समझ में आ गया? फिर आपको समझाया जा रहा है, देखो बच्चे ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना। बच्चा हाँ ठीक, मैं अगली बार नहीं करूंगा, फिर परसों वही काम किया, फिर घर जाके उसकी सुताई हुई। तो उस समय तो आपने आइसक्रीम खा ली, डिसीजन हो गया, मेरे को आइसक्रीम खानी, मैंने खा ली। घर जाके आपको समझाया जा रहा है, क्या हो रहा है घर में आपके साथ, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग हो रही है। ये ना सोचिएगा लोअर कोर्ट में केस हार गए, हारी हुई पार्टी हाई कोर्ट जाएगी, वहां हार गए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो अपील होती है, वो अपील होती है, दैट इज नॉट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। कुछ लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, लोअर कोर्ट में डिसीजन हुआ, हम हार गए, अब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ, आप हार गए, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दैट इज नॉट पोस्ट डिसीजनल। पोस्ट डिसीजनल मतलब हमने जो भी डिसीजन दिया प्रॉपर सुनवाई के बगैर दे दिया। समझ में आ गया? हाँ, जो राम जन्मभूमि में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सुनाया था, 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की, 1/3 रामलला, और एक वो तीसरे वाले जो थे राम जी के, उनको मिलेगी। क्यों सर, दो तो हिंदू पक्ष थे, उनमें क्यों लड़ाई थी? एक कहे मैं महंत बनूंगा मंदिर का, दूसरा कहे मैं महंत बनूंगा। सरकार गेम खेल गई, बेटा श्राइन बोर्ड बनेगा वहां पे, ना तुम महंत ना तुम महंत। ये बात आपको पता है कि नहीं? राम जन्मभूमि की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी थी ही नहीं। दो हिंदू ग्रुप से जो आपस में लड़ रहे थे, एक सोचता था मेरे को मंदिर का पूरा कार्यभार मिल जाएगा, हम कमाएंगे, दूसरा सोचता था हम कमाएंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक जगह के लिए लड़ाई हो रही है, हाई कोर्ट ने तो 3 हिस्से में डिसाइड कर दिया। तो अब यहां पे बोलेंगे हाई कोर्ट इलाहाबाद क्या सोच रहा है, बवाल टले अपना भैया, ऐसे देखे भेज दो ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केस खोला राइट फ्रॉम डे 1। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिली, समझ में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुना। समझ में आ गया? तो ये कहीं ना कहीं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग है, बट कानून के प्रोसीजर में बच्चों इसको अपील बोला जाता है एक्चुअली में। तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग है अभी डिसीजन दे देते हैं, फिर लीगल प्रोसेस देखेंगे। दो लोग लड़ रहे थे, दोनों की तरफ से 3-3, 4-4 लोग थे, सामने वाले ने 50 लड़के और बुलवा लिए, बेटा समझ लेंगे तुमको बाद में, अभी हम जा रहे हैं। तो अभी तो आप हार मान गए, बाद में फिर आप देखेंगे क्या करना है, दैट इज पोस्ट डिसीजन। अगर डिसीजन दे दिया और हियरिंग होने बाकी तो कोई जो एक्शन ले सकते हैं, ऐसे जो केस था रामलला वाला, वो एक्चुअली पोस्ट डिसीजनल हियरिंग थी नहीं ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग थी ही नहीं। ऐसा कोई केस जैसे मेनका गांधी जी को पासपोर्ट ऑफिस मिल गया, मेनका गांधी जी ट्रैवल कर सकती हैं, बट उनको तो खा कि भाई मेरी इज्जत की बात है, मैं इंडिया के बड़े परिवार की एक बहू, ऐसे वैसे मैं छोड़ दूंगी। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मैं सिर्फ बातों को कंपेयर कर रहा हूं कि भाई अंग्रेजी को कानून ना समझ लें आप। ओके चलिए, तो पासपोर्ट रिटर्न कर दिया गया सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे कि भाई इलाज कराने के लिए उनको बाहर जाना पड़ सकता था, आपने पासपोर्ट नहीं दिया वो मर जाती। सो मेनका गांधी जी ने बोला भाई बैंड तो मैं बजाऊंगी, परेशान ना हो। समझ में आ गई बात? तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22, दीज आर द टू प्रोविजंस जो नेचुरल जस्टिस को काफी
प्रमोट करते हैं। और इस बात को वर्ल्ड वाइड बच्चों A.V. डाइसी, आपकी किताब में सिर्फ डाइसी लिखा है, इनका पूरा नाम A.V. डाइसी ये चल रहा है, इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ को ज्यादा प्रोपाउंड किया था, फैलाया था। बातें समझ में आ गई? पक्का? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस चला तो मान लीजिए ये वाला ब्लॉक था जिसको सुन्नी वक्फ बोर्ड बोल रहा था, एक्चुअली जो मस्जिद थी उसके अंदर मूर्ति रखी थी ना, तो यहां पे मान लीजिए वक्फ बोर्ड कह रहा है कि भाई ये जगह हमको चाहिए, रामलला वाले कह रहे हैं हमको चाहिए, तीसरे कह रहे हैं हमको चाहिए, हाई कोर्ट कह रहा है बहुत बवाल हो रहा है, इसको तो बहुत पंगा हो रहा है। हाई कोर्ट ने काफी साल इसको सुना और ऐसे डिसाइड कर दिया, तो जिनको ये मिल गया वो तो खुश हो गए और ये लोग दुखी हो गए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट ने, अच्छा ये पोस्ट डिसीजन कब होता, पहले आप इसको समझिए। ये जगह हाईकोर्ट ने एक आदमी को दे दी, वो खुश भी हो गया, ये दूसरों को दे दी। अब सर ये मंदिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं 30 डेज के बाद, क्योंकि 30 डेज तक अपर कोर्ट में जाने की परमिशन होती है, 30 डेज के बाद आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर 30 दिन तक ये दोनों पार्टी ना जाती तो ये लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, ये मान के कि ये लोग रेडी हैं ये हिस्सा लेने में, हमको ये हिस्सा देने में। समझ में आ गया? बट जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तीनों में से किसी पार्टी ने ये नहीं बोला था कि जमीन के 3 टुकड़े करो बराबर के, ये वाला हिस्सा चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये अपील माना जाएगा, इट इज नॉट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। बट अंग्रेजी में इसको पोस्ट डिसीजनल कैसे हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं बेसिकली, और कोई नहीं बोलता। हाईकोर्ट का डिसीजन दे दिया, वहां फिर से सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट का डिसीजन इस डिसीजन, फिर से सुनवाई, पोस्ट डिसीजन। तो अंग्रेजी की भाषा में राम जन्मभूमि वाला केस जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, इंग्लिश लैंग्वेज में इट इज पोस्ट डिसीजनल, कानून की भाषा में इट इज ओनली एंड ओनली अपील, अपर कोर्ट में जब आप करते हैं। समझे इस बात को? समझ में आ गया? पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कैन बी आइडेंटिफाइंग as a harmonizing tool to balance between administrative efficacy and fair procedures governing an individual। मतलब कभी कभी शर्ट पैंट फट जाती है, बड़ी महंगी होती है थोड़ी सी, तो रफू करते हैं। पोस्ट डिसीजन मतलब रफू करना। मेनका गांधी जी से बोला भाई देखिए गलत तो हुआ, मान रहे हैं, ये पासपोर्ट अथॉरिटी है, कोई चोर चाहिए तो है नहीं, आप क्या चाहती हैं, पासपोर्ट अथॉरिटी को कैंसिल कर दें इंडिया में, पासपोर्ट ऑफिस बंद कर दें, इन सबको जेल भेज दें, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, तांडव मच जाए। मेनका गांधी जी के लिए नहीं, लिखित 1 पेज में सॉरी की एप्लीकेशन दे मेरे को, चलिए इतना करवा देंगे, प्लस इनके 2 सैलरी इंक्रीमेंट रोके जाएं। क्यों? इन्होंने ऑपोजिट पार्टी जो इंदिरा गांधी जी वाली थी उस पार्टी के दबाव में आके ये काम किया, बाय रूल इन्होंने पासपोर्ट जब्त नहीं किया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब नेता बड़ा डोमिनेटिंग होता है तो उस मोहल्ले की पुलिस उसकी बात सुनती है, तो इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने नेता के दबाव में आकर अपनी पोजीशन का गलत नाजायज फायदा लिया है। इनको बोल देना चाहिए था कि भाई नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, रेजिग्नेशन देना चाहिए था। दूसरे को फेवर करने के लिए आपने कानून का मजाक किया और आपने मेरे को अनफेवर किया, तो भाई मेरे को सॉरी एप्लीकेशन दीजिए। तो कोर्ट बेसिकली रफू करवाता है। समझ में आ गई बात? पक्का? मैंने ये टाइम आपने देखा होगा टीचर ने आपको गलती पे डांट दिया, मतलब गलती नहीं तब भी डांट दिया, 1-2 झापड़े मार दिए, अब टीचर को फील तो रहा मैंने तो गलत किया। अगर ये कल अपने पेरेंट को बुला के लिया मेरी बैंड बजा देगा, फिर बच्चे को आखिरी में वो समझा रहा है अलग से, देखो ऐसे नहीं, देखो हमें मारना नहीं था, अब देखो उसके साथ ये हुआ, नहीं मारते तुमको तो सोचता। टीचर अपनी गलती बचाने के लिए कर रहा है, दैट इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। 11वीं और 12वीं के बच्चे कह रहे हैं हम टग ओवर लड़ेंगे, 11वीं वाले कह रहे हैं हम आएंगे, 12वीं कह रहे हैं हम। टीचर ने 12वीं वाले बच्चों को बोला हाँ तुम लोग जाओ, बाद में 11वीं के बच्चे प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, मैडम ताकत मेरे अंदर थी, ये चिमिरकी चिमिरकी लड़कों को लड़वा दिए गए। तो भाई टीचर क्या बोलेगा, रफू कैसे करवाएगा? भाई 12वीं था, आखिरी साल था, तुम अगले साल लड़ लेना। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? मिथ समझ में आ गया? तो ओवर पावर नहीं कर रहे हम पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी को, सॉरी पासपोर्ट अथॉरिटी को, हम सिर्फ ऐसी सो कॉल्ड इंटरमीडिएशन कर रहे हैं ताकि लड़ाई झगड़ा कल को ना हो। इंक्लूजन्स, such exceptional grounds are likely to include deprivation of property, liberty, livelihood। तो अगर 3 बातों से कंसर्न्ड है चीजें तो बच्चों वो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग के लिए वैलिड होती है। तो अगर मेनका गांधी जी ने बैंक से लोन लिया होता, बैंक वालों ने पुलिस थाने में कंप्लेन की होती, बैंक वाले डीआरटीओ गए होते, डीआरटीओ मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफिसर, ये बैंक का एक डिपार्टमेंट होता है
जो इस तरह की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो पैसा नहीं दे पाते उनके पास जाते हैं। अगर ये सब काम किया होता और तब पासपोर्ट जब्त होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो अगर प्रॉपर्टी, लिबर्टी और लाइवलीहुड या कोई भी ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज अगर है, सिर्फ उस पे बच्चों पोस्ट डिसिजनल हियरिंग होती है और किसी चीज पे पोस्ट डिसिजनल हियरिंग नहीं होती। तो ये कानून में सिर्फ इसलिए लाया गया कि अगर कभी कोई जज साहब कोई ऐसा डिसीजन आनन फानन में दे दें जो लग रहा है प्रॉपर प्रोसीजर हुआ नहीं, सिर्फ एक पार्टी को शांत कराने के लिए, तो ये चलता है। ओके, आप ऐसे ही बोल सकते हैं एक इंसान है, उसकी हार्ट सर्जरी होनी है, डॉक्टर कह रहा है अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, तब तक वो सॉर्बिट्रेट देगा, दवाइयां देगा, भाई 15 दिन तुम दवाई खाओ, फिर तुमको ऑपरेशन के लिए बुलाते हैं। ये थोड़ा कि आ जाए, हाँ चलो जमा हो जाओ अस्पताल में, चलो लाओ आरी आरी लाओ, जरा काट के भी सही कर दे। पोस्ट डिसिजनल हियरिंग। ओके, समझ में आ गया मेनका गांधी का केस पूरा? सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्री हियरिंग भी अगर होता है तो भी पोस्ट डिसिजनल हियरिंग आती है चिल्ड्रन। और कब कब आती है मैंने आपको बता दिया, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हो, जब रिस्क लग रहा हो कि भाई प्री डिसिजनल हियरिंग जो हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, कोर्ट में केस फिर से खुल जाता है, 10 साल पहले कोई केस हुआ था, डिसीजन हो गया, आज फिर से खुल गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वो भी अपील नहीं होता। अपील बस तभी होगी जब अपर कोर्ट में जाएंगे। एंड गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये होना चाहिए। तो अगर मेरे और आपके बीच का कोई मुद्दा है, यहां पे पोस्ट डिसिजनल हियरिंग नहीं होगी, क्योंकि पोस्ट डिसिजनल हियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त।